कभी सोचा है कि अगर पास्ट से तुम्हें किसी की कॉल आए और तुम उससे रोज़ बात कर सको और वो चाहे तो पास्ट से तुम्हारी कोई एक चीज़ चेंज कर दे, तो तुम चीज़ों को वैसे ही रहने दोगे या फिर चीज़ों को बदल के वक्त के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे? आज की कहानी में देखते हैं इस लड़की ने क्या किया। कहानी शुरू होती है सो यान से, जो अपने घर काफ़ी टाइम बाद आ रही होती है। रास्ते में उसे सियोंग हो मिलता है और वो उसे घर तक लिफ्ट देता है। फिर घर आने पे सो यान सियोंग से उसका फ़ोन मांगती है और बताती है कि उसका फ़ोन ट्रेन में रह गया, तो वो अपने नंबर पे बार बार कॉल करती है। सियोंग उसे बोलता है कि वो उसका फ़ोन आज रख सकती है, वैसे भी उसको ज़्यादा कॉल नहीं आते। सोयान बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर में एक कॉर्डलेस फ़ोन पड़ा है, वो उसे यूज़ कर लेगी। फिर सोयान घर के अंदर आती है और उस कॉर्डलेस फ़ोन को ढूंढती है और अपने नंबर पे कॉल करती है और उसका फ़ोन एक औरत उठाती है। ये देख के सोयान खुश हो जाती है। वो उस औरत का नाम और एड्रेस मांगती है ताकि वो अपना फ़ोन वापस ले सके, लेकिन वो औरत उसे बोलती है कि फ़ोन वापस मिलने के लिए बड़ी रकम देनी होगी। ये कह के वो फ़ोन काट देती है और सोयान अपने नंबर पे बार बार कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। थोड़ी देर में सोयान को फ़ोन आता है और वो उसे उठाती है तो सामने से एक लड़की उसे डरी हुई आवाज़ में बोलती है कि सन ही, तुम सही थी, मेरी माँ ने मुझे घर में बंद करके रखा है। सोयान उसे बोलती है कि ये सनी का नंबर नहीं है। यह सुन के कॉल कट हो जाता है। फिर सोयान अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसकी माँ की ब्रेन में ट्यूमर है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी माँ बोलती है कि उसके मरने के बाद उसे उसके पापा के बगल में दफनाए, जिस पे सोयान बोलती है कि आप इस लायक नहीं हो कि पापा के बगल में आपको दफनाया जाए। तब पता चलता है कि सोयान अपनी मॉम से नफरत करती है क्योंकि सोयान अपने पापा की मौत का जिम्मेदार अपनी माँ को मानती है। फिर सोयान अपने घर आ जाती है और उसे वापस से कॉल आता है। वो फ़ोन उठाती है और सामने से वही लड़की होती है और बोलती है कि सनी, तुम सही थी, मेरी माँ मुझे जान से मारना चाहती है, प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम्हें मेरा एड्रेस तो पता ही है। और वो उसे सोयान का एड्रेस बताती है। सोयान को लगता है कि ये कोई प्रैंक कॉल है, जिससे वो दोबारा बोलती है कि ये रॉन्ग नंबर है। ये सुन के वो कॉल दोबारा कट जाता है। रात को जब सोयान सो रही होती है, उसे एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो डर जाती है और देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि दीवार से उसकी फैमिली फ़ोटो गिर गई है। ये देख के उसके सांस पे सांस आती है। वो दीवार में कील लगाती है, लेकिन कील नहीं लगती। उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो दीवार को नॉक करती है तो उसे पता चलता है ये दीवार खोखली है। वो एक छेद में कील डालती है तो कील दूसरी तरफ नीचे गिर जाती है। उसे काफ़ी अजीब लगता है। वो हथौड़े से उस दीवार को तोड़ती है तो वो देखती है कि उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जा रही है। वो हिम्मत जुटा के नीचे जाती है और देखती है कि वहाँ पे एक चेयर है जिसमें एक टेडी बियर रखा होता है। और दूसरी तरफ देखती है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक डायरी होती है और उस डायरी में से एक लड़की की फ़ोटो निकलती है। वो अगले दिन सियोंग को वो फ़ोटो दिखाती है तो वो बोलता है कि ये तो योंगसुक है और इसकी माँ एक तांत्रिक वाली थी। सोयान बोलती है कि हमने एक तांत्रिक वाली का कर लिया, जिसमें सियोंग बोलता है कि इस बात को गुजरे हुए 20 साल हो गए, और फिर अपने काम पे लग जाता है। घर जाके सोयान उन्हीं सीढ़ियों को देख रही होती है और तभी उसे कॉल आती है। वो कॉल उठाती है और कॉल पे योंगसुक उसे बोलती है कि सुन ही, जल्दी से आ जाओ, मेरी माँ मुझे जला देगी। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फ़ोन में एक औरत एक लड़की को लेके जा रही होती है और उसे चेयर में बिठा के उसे जलाने की तैयारी करती है, लेकिन वो लड़की किसी तरह वहाँ से भागती है और सोयान को उन्हीं सीढ़ियों से धुआं आता दिखता है। वो टॉर्च लेके जाती है तो उसे वो सीढ़ियों में धुएं के साथ आग भी जलती दिखती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है। और दूसरे सीन में सोयान को दोबारा कॉल आती है और योंगसुक उसे बोलती है कि तुम कल क्यों नहीं आई मेरे इतने बुलाने पर भी। जिस पर सोयान बोलती है कि क्या तुम्हारा नाम योंगसुक है? मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी है जो 28 नवंबर को ली गई है। जिस पे योंगसुक बोलती है क्या तुम सनी नहीं हो, और आज तो 18 नवंबर है। सोयान आगे बोलती है कि क्या तुमने अपनी डायरी में ऐसा लिखा है कि नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई है, माँ का अज़म दोबारा से शुरू हो गया। ये देख के योंगसुक डर जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पे सोयान बोलती है कि हम एक ही घर में रह रहे हैं, मैं फ्यूचर से बात कर रही हूँ। जिस पे योंगसुक उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती और उसे बेवकूफ़ कहती है। सोयान जाते हुए उसे बोलती है कि आज रात गिम्पो एयरपोर्ट के पास एक प्लेन क्रैश होगा। योंगसुक उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और डिनर टाइम पे न्यूज़ देखती है और उसे पता चलता है कि गिम्पो एयरपोर्ट में सही में एक प्लेन क्रैश हो गया। योंगसुक सोयान को कॉल करती है और वो उसे थोड़ा डरती है, लेकिन वो दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। योंगसुक बताती है कि वो 28 साल की है। सोयान बोलती है कि वो भी 28 साल की है। फिर वो दोनों अपने वक्त की बातें करते हैं। सोयान उसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है और योंगसुक उसको पास्ट की चीज़ों के बारे में। इधर योंगसुक की माँ अपने सारे तांत्रिक चीज़ों को एक बॉक्स में डाल देती है क्योंकि उसका घर देखने के लिए एक पार्टी आ रही होती है और ये पार्टी और कोई नहीं, सोयान और उसके घर वाले होते हैं। तब सोयान बहुत छोटी थी। वो घर को देखते हैं
और उन्हें घर काफ़ी पसंद आता है और यंग सुक भी उनसे मिलती है। तभी यंग सुक को एक आइडिया आता है और वो सोयान को कॉल करती है और उसे उसके पापा की आवाज़ सुनाती है। ये सुन के सोयान बहुत इमोशनल हो जाती है। यंग सुक उसे बोलती है कि उसके पास एक आइडिया है, वो उसके पापा को मरने से बचा सकती है, बस सोयान उसे अपना एड्रेस और ब्लास्ट कब हुआ उसकी टाइमिंग बता दे। सोयान ऐसा ही करती है और पास्ट में हुई गलती की बदलने का वेट करती है। यंग सुक अपनी माँ से छुपके घर से निकलती है और हम देखते हैं कि पास्ट में सोयान की माँ उसके साथ टीवी देख रही होती है और उसने गैस पे कुछ रखा होता है। वो उसे बंद किए बिना सोयान और उसके डैड को छोड़ के मार्केट चली जाती है। यंग सुक मौके पे वहाँ पहुँच के ब्लास्ट होने से रोक देती है और इधर सोयान देखती है कि उसके पैर में जला हुआ मार्क जो है वो धीरे धीरे मिट रहा है और घर का आकार भी बदल रहा है और धीरे धीरे पूरा घर चेंज हो रहा है और थोड़ी देर में पूरा वक्त बदल जाता है। वो उसी घर में होती है, उसी कमरे में, मगर वो घर पहले से बहुत अच्छा हो चुका होता है और उसके कपड़े भी पूरे बदल चुके होते हैं। वो घर में देखती है तो घर में कोई नहीं होता। वो नर्सरी में जाती है और अपनी माँ को वहाँ देखती है जो बिल्कुल ठीक है और उसके पापा भी वहाँ आते हैं। वो उन्हें देख के रोने लगती है और उन्हें गले से लगा लेती है। सोयान यंग सुक को बहुत थैंक यू बोलती है और इधर यंग सुक की पीठ पर चाबुक के निशान होते हैं जो उसकी माँ ने मारे होते हैं। फिर वो दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं और साथ में खेलते हैं। यंग सुक एक बॉक्स को बगीचे में दफना देती है जिसे सोयान फ्यूचर में खोलती है। कभी किसी दीवार में अपने हाथ का निशान बना देती है जिसे सोयान फ्यूचर में देखती है और उसे बड़ा एंजॉय करती है। और इधर सोयान यंग सुक के फेवरेट सिंगर के उसे गाने सुनाती है जिसे यंग सुक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती है। फिर एक दिन यंग सुक सोयान को कॉल करती है लेकिन सोयान अपने पापा के साथ बिजी होती है तो उससे बात नहीं करती। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। फिर सोयान उसका कॉल उठाती है तो यंग सुक उसे बोलती है कि वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। सोयान उसे माफ़ी मांगती है लेकिन यंग सुक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर यंग सुक की माँ आती है और उसे पीटने लगती है और सोयान को बोलती है कि आज के बाद यहाँ कॉल मत करना और यंग सुक को कुर्सी में बांधकर डंडे से बहुत मारती है और यंग सुक को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। उसकी माँ उस पर एक मंत्र पढ़ती है और देखती है कि फ्यूचर में यंग सुक एक खूनी बनेगी। अगले दिन सोयान की बात यंग सुक से होती है। वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है। यंग सुक बोलती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है, वो उसकी सौतेली माँ है। उसकी असली माँ तो पैदा होते ही मर गई थी। फिर सोयान यंग सुक को इंटरनेट पर ढूंढती है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर सोयान अपने घर का एड्रेस इंटरनेट पर डालती है और उसे पता चलता है कि 20 साल पहले यानी 1999 में एक तंत्र विद्या करने वाली औरत ने अपनी सौतेली बेटी को जान से मार दिया था। ये देख के सोयान बहुत डर जाती है और यंग सुक को बोलती है कि आज रात तुम्हारी माँ तुम्हें जान से मारने वाली है। ये सुन के यंग सुक सोयान की बात पे भरोसा नहीं करती और फ़ोन काट देती है। रात में यंग सुक की माँ आती है चाकू लेके। वो बहुत घबराई भी होती है और रो भी रही होती है लेकिन वो यंग सुक को बेड में चाकू मार देती है। लेकिन वो देखती है कि उसके बेड में यंग सुक नहीं बल्कि टेडी बेयर लेटा होता है और यंग सुक तो दरवाजे के पीछे खड़ी होती है। वो बहुत इमोशनल होकर अपनी सौतेली माँ से पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहती है। तो वो उसे कहती है कि उसने उसकी तकदीर पढ़ी है और उसकी तकदीर में कई सारी मौतें लिखी हैं, यानी कि वो कई सारे लोगों को मारेगी। यंग सुक को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो फायर एक्सटिंग्विशर लाती है और पूरे कमरे में धुआं कर देती है और बार बार उसे पूछती कि वो उसे क्यों मारना चाहती है। यंग सुक की माँ एक मंत्र पढ़ने लगती है लेकिन अब यंग सुक का डर पूरी तरह मिट चुका होता है। वो अपनी ही माँ को उसी चाकू से मार देती है। फिर वो सोयान को कॉल करती है और सोयान उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पे यंग सुक कहती है कि उसका और उसकी माँ के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लेकिन अब सब क्लियर है और अब उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आज उसका बर्थडे है। उसे एक नया जीवन मिल गया वजह से। और उधर देखते हैं यंग सुक अब पूरी तरह आज़ाद हो चुकी है। अब वो पूरे दिन घर में बंद नहीं रहती, वो बाहर घूमती है, जो मन में आया वो खाती है, जो मन में आया वो शॉपिंग करती है। वो पूरी तरह से अपनी आज़ादी मनाती है। इधर प्रेजेंट में संग यू सोयान के घर स्ट्रॉबेरीज लेके आता है। वो सब बहुत खुश होते हैं। संग यू उनके फ्रिज में स्ट्रॉबेरीज रख देता है और सब डाइनिंग टेबल में बैठ के बातें करते हैं। यहाँ पास्ट में संग यू यंग सुक के घर उसे स्ट्रॉबेरी देने जाता है। यंग सुक उसे घर के अंदर बुलाती है और उसे पूछती है कि उस पर कौन सा कपड़ा सूट करेगा। फिर वो नई ड्रेस पहनने के लिए अंदर जाती है और संग यू उसके फ्रिज में स्ट्रॉबेरीज रखता है और देखता है कि उसके अंदर काले रंग की प्लास्टिक की थैली है। वो उनमें से एक थैले को हटाता है और वो गिर के हॉल में आ जाता है। वो जब उसे वापस रखने जाता है तब देखता है कि उसमें से खून निकल रहा है और पन्नी को हल्का सा खोलता है तो उसके अंदर उसे बाल और खाल दिखती है। वो समझ जाते हैं किसी की बॉडी है जो काट के फ्रिज के अंदर रखी है। वो बहुत डर जाता है और उसी टाइम यंग सुक आती है। वो उसे देख के कहती है कि इसे तुमने क्यों खोला, अब ये सबूत भी मिटाना पड़ेगा। उधर प्रेजेंट में सारे मिलके स्ट्रॉबेरीज खा रहे होते हैं। सोयान की स्ट्रॉबेरी हाथ में लग जाती है और उसे एक कॉल आती है। वो अपने कमरे में कॉल उठाने जाती है और उसे सुनाई देता है कि कोई चिल्ला के कह रहा है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
और कॉल वहीं कट हो जाती है। वो देखती है कि स्ट्रॉबेरी का कलर जो है वो उसके कपड़े से निकल रहा है। वो जब वापस नीचे आती है तो देखती है सॉन्ग यो वहाँ पे है ही नहीं। वो अपने घर वालों से पूछती है कि सॉन्ग यो कहाँ चला गया। तो घर वाले कहते हैं कि कौन सॉन्ग यो। वो कहती है कि वो स्ट्रॉबेरी वाला। वो पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रॉबेरी, यहाँ तो कोई स्ट्रॉबेरी नहीं थी। उसको बड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी जो फ्रिज में रखी थी। वो फ्रिज खोलती है और वहाँ पे देखती है वहाँ कोई स्ट्रॉबेरी नहीं है। उसे बहुत ही अजीब लगता है कि अभी तो संगयू घर पे ही था। वो संगयू के फार्म हाउस जाती है तो देखती है वहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है, बल्कि वो फार्म हाउस तो काफ़ी टाइम से बंद है और डिस्ट्रॉयड भी है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और पूछती है कि ये संगयोग के बारे में किसी को पता है, संगयोग उसका स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस। तो सब कहते हैं कि हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। एक पुलिस वाला उसे कहता है कि आप जिस संगयोग और स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस के बारे में बात कर रही हो वो तो 20 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। 1999 में उसकी मौत हो गई है। पुलिस वाला उसे रिपोर्ट दिखाता है 1999 की कि योंग सुक ने संगयोग और अपनी माँ को मारा। इस चीज़ की वजह से उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। उस टाइम पे सोयान पहली बार योंग सुक की तस्वीर देखती है। वो घर आती है और योंग सुक उसको कॉल करती है। वो योंग सुक को बोलती है कि उसने संगयोग को क्यों मारा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सोयान योंग सुक से बहुत गुस्सा होती है और वो उसका कॉल काट देती है। योंग सुक बार बार उसे कॉल करती है लेकिन सोयान बिल्कुल भी कॉल उसका नहीं उठाती। वो कॉर्डलेस फ़ोन की तार हटा देती है जिससे कि उसे कॉल कनेक्ट ना हो। इधर योंग सुक बार बार उसे कॉल करती है लेकिन सोयान की कॉल ना उठाने की वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। और फिर योंग सुक के घर कोई आता है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि बचपन की सोयान और उसका पापा है। वो बोलता है कि आज तुम्हारी माँ ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस आना था घर के पेपर लेके, लेकिन वो आई नहीं। तो योंग सुक उन्हें कहती है कि माँ ज़रा बाहर गई है, आप तब तक अंदर आ जाइए। और इस मौके का फ़ायदा उठा के वो सोयान को ब्लैकमेल करने का सोचती है। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सोयान अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठी हुई है। फिर हम देखते हैं कि उसका पापा उसे गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है। इधर पास्ट में सोयान इधर उधर घर में दौड़ रही होती है। उसका पापा कहता है कि एक ही जगह बैठो। और पीछे हम देखते हैं कि योंग सुक फायर एक्सटिंग्विशर लेके आती है। इधर प्रेजेंट में सोयान का पापा कहता है कि सामने टनल है, टनल में गाड़ी अच्छे से चलाना। वो गाड़ी टनल में चला रही होती है और पास में सोयान देखती है कि योंग सुक उसके पापा को चाकू मार देती है और मारती रहती है। और प्रेजेंट में सोयान अपने पापा से कहती है कि क्या मैं गाड़ी सही चला रही हूँ। और वो बगल में देखती है उसके पापा की स्किन फेड हो रही है। उसके पापा ही नहीं, उनकी गाड़ी भी जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है, यानी कि वो फेड होती जा रही है। यानी कि उसके पापा ने जो भी चीज़ें ली, जो भी था, वो सब फेड होता जा रहा है। पास्ट में देखते हैं योंग सुक छोटी सोयान के पास आके बोलती है कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया, उसकी वजह से मैंने तुम्हारे पापा के साथ यही किया। प्रेजेंट में हम देखते हैं सोयान टनल में बेहोश है। वो उठती है और घर की तरफ भागती है। और जब घर में आती है तो वो देखती है कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ है, तहस नहस हो रहा है, जैसे कि सालों से इस घर में कोई आया ना हो। वो घर की ज़मीन में देखती है, उसमें लिखा होता है सोयान फ़ोन उठा। फिर फ़ोन बजता है और सोयान फ़ोन ढूंढती है और फ़ोन उठाती है। वो योंग सुक पे बहुत गुस्सा करती है और उससे बोलती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो कहती है क्योंकि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को मार दिया। जो जान मैंने बचाई वो जान मैंने वापस ले ली। सोयान उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसे गालियाँ देती है, लेकिन योंग सुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योंग सुक कहती है कि तुम्हारे पास 1 घंटा है, पता लगाओ कि पुलिस को कैसे पता चला कि वो खून मैंने किए, वरना मैं यहाँ पे और भी कुछ बर्बाद कर सकती हूँ। उसके बाद सोयान पता लगाती है और ठीक 1 घंटे बाद योंग सुक का कॉल आता है और उसे बोलती है कि तो उसने जो चाकू फेंका है वो एक कबाड़ी वाले को मिलता है हानसुन में। उस चाकू में उसके फिंगरप्रिंट होने की वजह से पुलिस वाले को पता चलता है कि उसने इतने लोगों को मारा है। उसकी वजह से उसको उम्र कैद की सज़ा होती है। वो चाकू कबाड़ी वाले के पास है और कबाड़ी वाला हानसुन में शाम 5 बजे उसे मिलेगा, तो वो वहीं जाए। तो योंग सुक 4:45 बजे उस जगह पे जाती है। इधर प्रेजेंट में देखते हैं कि सोयान ने एक दाव खेला होता है। वो कबाड़ी वाला हानसुन कभी जाता ही नहीं है, बल्कि हानसुन में शाम के 5 बजे एक ब्लास्ट होगा और अगर सब सही रहा तो योंग सुक उसी ब्लास्ट में मर जाएगी। इधर हम देखते हैं 5 बज गया और योंग सुक वापस से उस ग्रीन हाउस जगह में जा रही होती है और तभी गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। इधर सोयान को काफ़ी देर तक कोई कॉल नहीं आता, तो उसको लगता है कि योंग सुक मर चुकी है। लेकिन थोड़ी देर में उसको दोबारा से कॉल आता है, लेकिन कॉल सोयान का होता है, पास्ट वाली सोयान का। सोयान अपनी फ्यूचर सेल्फ को बोलती है कि लगता है कि मेरे पापा मर चुके हैं, उसने मेरे पापा को बड़ी बेरहमी से मार दिया। ये सुन के फ्यूचर वाली सोयान बड़ी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। कहती है कि तुम चिंता ना करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करो। तभी योंग सुक उसे कहती है कि कैसा लगा अपने बचपन की आवाज़ सुन के। ये देख के सोयान बहुत डर जाती है क्योंकि योंग सुक मरी नहीं। योंग सुक उसे कहती है कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन बस गलती ये हो गई कि मैं ब्लास्ट के कुछ मील दूर थी।
उसकी वजह से मुझे बस थोड़ी चोटें आई, लेकिन मैं बच गई और तुम्हारी इस होशियारी की वजह से मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। वो उसको उबलते पानी की आवाज़ सुनाती है और कहती है कि मेरी माँ कहा करती थी, कभी भी अगर शरीर से बुरी आत्माओं को हटाना हो, पीच की लकड़ी को गर्म पानी में उबाल के अपने शरीर में लगाना चाहिए, इससे बहुत असर होता है। सोयान योंगसुक से भीख मांगती है, कहती कि वो जो कहेगी वो करेगी, लेकिन बच्ची सोयान को कुछ ना करे। लेकिन योंगसुक उसकी एक नहीं मानती और गर्म पानी बच्ची के डाल देती है, जिससे कि प्रेजेंट के सोयान के कमर में गर्म पानी के छाले पड़ने लग जाते हैं और वही सेम छाले उसकी थाइज में भी आने लग जाते हैं। इसका मतलब योंगसुक ने छोटी सोयान की कमर और उसके थाई में चिट्टा गर्म पानी फेंका और फिर योंगसुक उसे बोलती है कि अगर इस बार कोई चालाकी की तो वो उसकी माँ को भी मार देगी, क्योंकि वो तो अपनी माँ से नफरत करती है। लेकिन वो उसे एक चीज़ बताती है कि वो ज़िंदगी भर अपनी माँ से जिस वजह से नफरत करती रही, वो चीज़ उसकी माँ ने कभी की नहीं। बल्कि क्या हुआ था कि उस दिन उसकी माँ ने गैस ऑफ करके वो मार्केट गई थी, लेकिन सोयान टीवी में जो कार्टून देख रही थी वो उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने वो गैस दोबारा से ऑन कर दी और उसकी वजह से वो घर में ब्लास्ट हुआ। ये सुन के सोयान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो अपनी माँ से ज़िंदगी भर जिस चीज़ के लिए नाराज़ रही, उसकी माँ ने वो कभी किया ही नहीं था। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और 1999 की डायरी निकाल के योंगसुक को बता देती है पुलिस वाले उसको कैसे ढूंढेंगे। इधर सोयान की माँ पुलिस स्टेशन जाती है और कंप्लेंट लिखाती है कि उसकी बेटी और उसका पति दोनों दोपहरी से गायब है, ना उनका कॉल लग रहा है ना कुछ पता चल रहा है। तो एक पुलिस वाला उसे बोलता है कि आपने इस एड्रेस के बारे में बताया था? तो उसकी माँ कहती है हाँ यही एड्रेस है। तो वो पुलिस वाला उसकी माँ को लेके उसी एड्रेस पे चला जाता है। इधर योंगसुक अपना वो चाकू को ठिकाने लगा देती है, जिससे पुलिस वालों को कभी पता ही नहीं चलता कि ये सारे मर्डर योंगसुक ने किए। और सोयान उस डायरी में देखती है कि जो भी योंगसुक के खिलाफ एविडेंस लिखा होता है, योंगसुक का नाम, योंगसुक की तस्वीर, वो सब मिटने लगता है। मतलब पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से योंगसुक कभी अरेस्ट ही नहीं हुई, वो अभी भी आज़ाद है। फिर सोयान देखती है कि उस डायरी में नई रिपोर्ट लिखी है, स्टेशन से 7:38 पे निकल जाना, बच्ची और बाप का मिसिंग रिपोर्ट लिखना। और फिर वो देखती है कि वो जो घर है उसका आकार, दिशा, सब कुछ दोबारा से बदल रहा है, यानी कि पास्ट चेंज की वजह से फ्यूचर भी चेंज हो गया है। और वो देखती है कि उसी सेम घर में कई सारे फ्रिज हैं, यानी कि योंगसुक ने कई सारे लोगों को मार के काट के फ्रिज में डाल दिया है। और वो ये देख के बड़ा डर जाती है और घर से बाहर चली जाती है। लेकिन डायरी में देखती है कि उसकी माँ एक पुलिस वाले के साथ उसी घर में आई और उन्होंने उस कॉर्डलेस फ़ोन से फ़ोन किया। ये देख के सोयान बहुत परेशान हो जाती है और वापस उसी घर में जाती है उसी कॉर्डलेस फ़ोन से फ़ोन करने के लिए। वो वहाँ पहुँचती है और फ़ोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे फ़ोन कहीं नहीं मिलता। उधर वो देखती है योंगसुक घर से बाहर जाती है, तो वो आराम से वो फ़ोन को ढूंढने लगती है। यहाँ पास्ट में योंगसुक देखती है कि उसके दरवाजे पे सोयान की माँ और पुलिस वाला है। वो उनको अंदर लेती है, वो अपनी छानबीन करते हैं। सोयान की माँ अपनी बेटी और अपने पति को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो हर जगह ढूंढते हैं, हर कोने को देखते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलते। इधर प्रेजेंट में सोयान फ़ोन को ढूंढ रही होती है, लेकिन उससे वो कहीं नहीं दिखता। फिर वो देखती है कि शायद फ़ोन बेसमेंट में होगा। वो बेसमेंट में जाती है और उसे फ़ोन मिल जाता है और फिर वो कॉल के आने का वेट करती है। सोयान की माँ कहती है कि उसको एक फ़ोन करना है और वो कॉर्डलेस फ़ोन से फ़ोन करती है। उधर प्रेजेंट में कॉल आती है और सोयान फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठा के अपनी माँ को कहती है कि माँ वहाँ से जल्दी भागो, योंगसुक आपको मार डालेगी, आप बस जल्दी से वहाँ से भागो। ये कह के योंगसुक पीछे से आती है और सोयान को चाकू मारती है। पास्ट में पुलिस वाला बोलता है कि कौन था? सोयान की माँ कहती है कि पता नहीं कोई लड़की थी और मुझे कह रही थी कि माँ वहाँ से भागो। ये कह के पुलिस वाला कहता है कि ऐसा कौन हो सकता है, और तभी योंगसुक पीछे से पुलिस वाले को चाकू मार देती है, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देख के सोयान की माँ बहुत डर जाती है, उसको खौफ आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए कमरे में भागती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। योंगसुक बार बार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। यहाँ प्रेजेंट में सोयान और योंगसुक आपस में लड़ते हैं फ़ोन के लिए, लेकिन योंगसुक बार बार उसको पीट रही होती है। सोयान किसी तरह फ़ोन उठा के वो भी एक कमरे में भागती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। अब पास्ट में सोयान की माँ कॉल करती है और प्रेजेंट में सोयान के पास कॉल आती है। वो कॉल उठाती है और सोयान की माँ बोलती है कि मुझे बचाओ, एक लड़की मुझे यहाँ जान से मारने की कोशिश कर रही है। सोयान कहती है कि माँ क्या आपको वहाँ पे कोई चीज़ दिख रही है जिससे आप उसे मार सकती हो? सोयान की माँ कहती है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर है। सोयान कहती है कि वो चलेगा, आप बस उसको पकड़ो, उसकी सेफ्टी नीडल निकालो और सिर्फ इंतज़ार करो कि जैसे ही वो अंदर आएगी आप फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर हमला कर देना। सोयान की माँ ऐसा ही करती है, वो इंतज़ार करती है, लेकिन वो अंदर नहीं आती।
सोयान की माँ को तभी छोटी सोयान की रोने की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी बच्ची, जिसको रस्सी से बांधा हुआ है, ज़मीन पे लेटी हुई है। वो फ़ोन छोड़ के उसके पास आती है, उसको संभालती है। द प्रेजेंट में सोयान चिल्लाती रहती है कि माँ प्लीज़ मेरे से बात करो। लेकिन पास्ट में योंगसुक सोयान की माँ के बाल पकड़ती है और उनको चाकू मारती है, लेकिन उसकी माँ चाकू हाथ से पकड़ लेती है, लेकिन हिम्मत जुटा के उसका सामना करती है। इधर प्रेजेंट में योंगसुक सोयान के पास आ जाती है। उसे चाकू मारने ही वाली होती है कि पास्ट में सोयान की माँ योंगसुक को लेके दूसरे फ्लोर से नीचे गिर जाती है और योंगसुक की माँ मौत हो जाती है। जिससे कि प्रेजेंट में सोयान देखती है कि यहाँ कोई योंगसुक नहीं है और घर तो इतना बदतर हो चुका है जैसे कि यहाँ पे कोई सालों से नहीं आया होगा। फिर वो उस घर से निकल के भागती है और हॉस्पिटल जाती है। वो वहाँ पे उसी बेड पे जाती है जहाँ उसकी माँ एडमिट थी, लेकिन वहाँ पे उसकी माँ की जगह कोई और होता है। वो हॉस्पिटल वालों से पता करती है कि इस एड्रेस के लोगों का किसी को कुछ पता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। फिर सोयान को पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। वो अपने पापा की कब्र पे जाती है और वो सोचती है कि शायद माँ की भी कब्र वहीं पे होगी, लेकिन देखती है तो वहाँ पे सिर्फ उसके पापा की कब्र होती है। ये देख के वो और इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसकी माँ कहाँ होगी। तभी उसको आवाज़ आती है, वो पीछे देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ और सही है। उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हें इतनी कॉल कर रही थी और तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? ये कैसे कपड़े पहने हैं? तुम्हें ठंड लग जाएगी। सोयान अपनी माँ को देखती है और उसकी माँ के गले और हाथ में कट है चाकू लगने की। उसको पता चल जाता है ये वही निशान है जो 20 साल पहले सोयान को बचाते हुए लगे थे। वो अपनी माँ को वापस देख के बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी वापस जा रहे होते हैं। लेकिन हमें दिखाते हैं कि थोड़े टाइम पहले 1999 की योंगसुक को 2019 की योंगसुक का ही कॉल आया था और उसने अपने आप से ये बात की थी और बोला था कि वो आज उसका आखिरी दिन हो सकता है, तो वो जैसा वो कहती है वैसा ही करे। कुछ देर में उसके पास एक औरत और एक पुलिस वाला आएगा और वो चाहे जो हो जाए उसको फ़ोन अपने पास ही रखना है और किसी भी हालत में मरना नहीं है, और वो ऐसा ही करती है। वो देखती है कि पुलिस वाला एक औरत आए हुए हैं। प्रेजेंट वाली योंगसुक कहती है कि जो हो जाए हमें ज़िंदा रहना है। पास्ट में दिखाते हैं कि सोयान की माँ और योंगसुक सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गए थे, तो योंगसुक किसी तरह बच गई थी, वो जिंदा थी। यानी कि योंगसुक ने सोयान की माँ को मार दिया और जो सोयान और उसकी माँ ग्रेवयार्ड से खुशी खुशी जा रहे होते हैं, उसकी माँ धीरे धीरे फेड होने लगती है और वो पूरी तरह फेड हो जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि उसी घर के बेसमेंट में एक लड़की चेयर में बैठी हुई है और उसके ऊपर चादर लगाई हुई है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सोयान है। इसका मतलब योंगसुक ने दोबारा से पूरा पास्ट बदल दिया, जिसकी वजह से प्रेजेंट भी पूरी तरह चेंज हो चुका है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।